अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। टीले के ऊपर एक जगह उन डाकुओं ने अपना डेरा बनाया हुआ था। थोड़ी सी खुली जगह थी। दो चूल्हों में आग जल रही थी। एक चूल्हे पर एक आदमी रोटियां पका रहा था। दूसरे चूल्हे पर बड़ा सा पतीला धरा था जिसमें कुछ पक रहा था। एक आदमी उसके पास बैठा प्याज काट रहा था। उन आदमियों ने भी मेरी तरफ गौर से देखा। लक्खू और रामू ने उन्हें भी यही कहा कि ये अपने बाबू साहब हैं, ठाकुर दीवान वीर के पुत्र हैं। हमारे यहाँ कुछ रोज मेहमान रहेंगे। टीले की दीवार में गार का मुंह नजर आ रहा था। उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था। पास ही दरख्तों की शाखों को काट कर बनाई गई झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर बांस की चारपाई बिछी थी। मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय का गिलास आ गया। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। चाय ने मेरे जिस्म में एक चुस्सी सी पैदा कर दिया। टांग में थोड़ा थोड़ा दर्द जरूर हो रहा था। रामू बोला, अरे बाबूजी, तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, ये उतार कर दूसरे पहन लो, हम इसे सुखाई देते हैं। एक आदमी मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने पतलून कमीज उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। लक्कू ने अपने एक आदमी से कहा, चल बे नदी पर जाकर इनको धो कर ले आओ और सुखाने के लिए डाल दे। मेरे बदन पर टॉर्चर सेल में मुझ पर किए गए तशद्दुद के निशान, सिवाय मेरे पेट पर की गई निश्चर जनी के जख्म के और कहीं भी कोई निशान नहीं था। लेकिन एक आंख एक तरफ से सूजी हुई थी। चोटें ज्यादातर जिस्म के अंदर लगी थीं। त्यारे से गिरने की वजह से बाएं टांग में दर्द की ठेसें पड़ रही थीं। लक्कू कोई खास किस्म का तेल ले आया। कहने लगा, इसकी मालिश से दर्द खत्म हो जाएगा। वो मेरी टांग और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर तेल की मालिश करने लगा। इस सौ भगत की सारी वजह मेरे हीरे जवाहरात और सोने की डेलियों वाली वो फर्जी हांडी थी जो अमराली कस्बे की मेरी अबई हवेली में किसी जगह दफन थी और जिसका सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं था। ये लोग मुझसे वो जगह मालूम करना चाहते थे जहाँ वो खजाना दफन था। लक्खू मेरी टांग पर मालिश करते हुए बोला, ठाकुर बाबू, अमराई का कस्बा तो यहाँ से बहुत दूर ग्वालियर के पास है। तुम्हारा चाचा तुम्हें कत्ल करने के लिए इतनी दूर क्यों ले आया था? क्या रास्ते में कोई जगह नहीं मिली थी? पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं हिंदुस्तान की वस्ती रियासत ग्वालियर के आसपास हूँ। यकीनन जिस टार्चर सेल में मुझे अजियत का निशाना बनाया गया था वो ग्वालियर की फौजी छावनी ही थी। मैंने कहा, चाचा जग्गू चाहता होगा कि किसी दूर जरा जिला के में ले जाकर मुझे ठिकाने लगे ताकि पुलिस को उस पर शक न पड़े। 3 दिन गुजर गए। इन डाकुओं ने मेरी खूब खबरगिरी की। अच्छा खिलाते पिलाते दवा दारू भी करते रहे। एक डाकू की ड्यूटी लगा दी थी कि रोजाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी आंख की सोजन बहुत कम हो गई थी मगर बाएं टांग पर अभी मैं दबाव डालता तो दर्द उठता था। मैं यहाँ कुछ रोज मजीद क्याम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर जाना चाहता था। जब तक मैं सही तौर पर चल नहीं सकता था मैं वापस नहीं जा सकता था। इस दौरान लक्खू एक रात मेरे पास आया और चरपई पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। वो मुझसे प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगा। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद बोला, ठाकुर बाबू, तुम अपने खानदान की एक ही औलाद हो। तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हारी दौलत छुपाकर जमीन में दबाई हुई है उस पर तुम्हारा ही हक है। तुम्हारे बदमाश चाचा का हक नहीं है। हम चाहते हैं कि वो दौलत सिर्फ तुम ही को मिले, लेकिन हमारी मदद के बगैर तुम अपनी दौलत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा चाचा तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तुम वापस जाओगे तो वो तुम्हें एक बार फिर अपने गुंडों की मदद से कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। मैंने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा, लक्खू काका, फिर तुम जिस तरह कहते हो मैं उसी तरह करूँगा। लक्खू का चेहरा खिल गया। बेड़ी एक तरफ फेंक कर बोला, ऐसा करते हैं, तुम हमें बता दो कि हवेली में तुम्हारे पिताजी ने हीरे जवाहरात वाली हंडिया किस जगह दबाई है। हम उसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। डाकू खूब तरकीब बना रहा था मगर मुझे अभी इन लोगों के डेरे पर कुछ ही दिन रहकर अपनी सेहत को बहाल करना था। मैंने कहा, लक्खू काका, आज चांद की कितनी तारीख है? मेरे जहन में एक तरकीब आ गई थी। वो बोला, पहली या दूसरी होगी। क्यों, तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने कहा, मेरे पिताजी ने स्वर्गवास होते हुए कहा था कि हांडी को चांद की 21 तारीख को ज़मीन से निकालना। अगर पहले निकालोगे तो हांडी तुम्हें खाली मिलेगी, उसमें दौलत नहीं होगी। ये लोग इस किस्म की बातों पर बहुत एतकाद रखते थे।
ये मुझे मालूम था। लक्कू बोला, तब तो हमें 21 रोज के लिए ठहरना होगा। फिर खुद ही हंसकर कहने लगा, अरे बाबू कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे पास हो, हम भी यही हैं। 20 रोज बाद चलकर हंडिया निकालेंगे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हालांकि मुझे इतने दिन वहाँ ठहरना नहीं था। मेरी टांग का दर्द ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिनों में ठीक हो जाने वाला था। इसके फ़ौरन बाद मुझे वहाँ चुपके से रिपोर्ट हो जाना था। इन लोगों ने एक गाय भी रखी हुई थी। मुझे रोज़ाना उसका दूध पिलाते, मक्खन भी खिलाते। मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह सेहतमंद हो गया। एक हफ्ते बाद टांग का दर्द भी जाता रहा। अब मैं वहाँ से कश्मीर की तरफ निकल जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कश्मीर तक जाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये भी ख्याल था कि किसी तरह एक रिवॉल्वर ही मिल जाए। इन डाकुओं के पास राइफलें और पुराने फैशन की 2 नाली बंदूकें तो थीं, मगर पिस्तौल वगैरह कोई नहीं था। मैंने सोचा कि पिस्तौल की भी ज़रूरत नहीं। मैं किसी बहाने लक्कू काका से कुछ रुपए बतौर कर्ज ले लेता हूँ। मुसीबत यह थी कि अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा था। मैं इनकी मर्जी के बगैर वहाँ से पाँव बाहर नहीं निकाल सकता था। मुझे महसूस हो गया था कि मेरी खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही है। मैं अगर नदी पर मुंह हाथ धोने के लिए जाता तो 2 राइफल बरदार डाकू मेरे साथ होते थे। लक्खू ने यह बहाना बनाया था कि मेरी हिफाजत इसलिए की जा रही है कि कहीं मेरे चचा के गुंडे झांक कर मुझे कत्ल न कर दें। इस असना में ऐसा हुआ कि रात को बाहर कुछ शोर सा हुआ। मैं झोपड़ी में लेटा फरार के मंसूबे बना रहा था। पहले दूर से घोड़ों के टापों की आवाज़ें, फिर आदमियों की बातें करने और कहके लगाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उठकर झोंपड़ी के बाहर सर निकाल कर देखा। कुछ फासले पर लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने लक्खू वगैरह को देखा। कुछ अजनबी लोग अपने घोड़ों के पास खड़े लक्खू और रामू से बातें कर रहे थे। लक्खू कह रहा था, दादा सिंह दयाल, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया लेकर लड़की को छोड़ेंगे। अरे हमारे पास तो सोने की चिड़िया आकर फंस गई है। ये उसके पास जो आदमी खड़े थे उनमें से एक ने कहा, बस अब तुम इसे हिफाजत से अपने पास रखो, हम इसके घर वालों से बात करते हैं। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गया। उसके साथी भी घोड़ों पर बैठ गया। फिर वो दरख्तों के अंधेरे में चल पड़े। लक्खू ने बुलंद कहका लगाकर रामू से कहा, अरे रामू, हमारी किस्मत तो फिर जाएगी। लड़की राजे महाराजों के खानदान की राजकुमारी है, राजकुमारी। बस 24 घंटे इसकी पहरेदारी करना। रामू बोला, दादा तुम बेफिक्र रहो, समझो मैंने लड़की को संदूक में बंद करके चाबी अपनी जेब में रख ली है। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, आप भी समझ गए होंगे। इन लोगों के दूसरे साथी किसी अमीर कबीर घराने की औरत को अगवा करके ले आए थे। अब उसे यरगमाली बनाकर उसके माँ बाप से सौदा करने वाले थे। इस किस्म की वारदातें ऐसे डाकू अक्सर करते रहते हैं। मैंने इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी ना लिया और चारपाई पर लेटकर फरार के अपने मंसूबे पर गौर करने लगा। दूसरे दिन लक्खू मेरे पास आया। मैं दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि आज किसी बहाने लक्खू से मैं कुछ रुपए बतौर कर्ज ज़रूर ले लूँगा, ताकि आज ही रात को मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँ। लक्खू मेरे पास आकर बैठ गया और बड़ी राजदारी से बोला, ठाकुर बाबू, तुमसे एक बात करनी है। मैं समझ गया कि लक्खू यही कहने आया है कि मैं चांद की 20-21 तारीख का इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे साथ आज ही रात को हवेली में चलो और वो जगह दिखाओ जहाँ सोने की डलियों वाली हंडिया दफन है। हम उसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे। मैंने कहा, कहो दादा क्या बात है। उसने मुझे उस लड़की के बारे में सारी कहानी सुना दी जिसको उसके साथी अगवा करके लाए थे और जिसका मुझे रात को इल्म हो चुका था। लखू सारी कहानी सुनाने के बाद बोला, हमारे आदमी लड़की के बाप से बातचीत करने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि लड़की के हाथ से एक खत लिखवा कर उसके बाप को दिया जाए, जिसमें वो लिखे कि मैं यहाँ सख्त मुश्किल में हूँ। अगर तुमने 1 लाख रुपए ना दिए तो ये लोग ना सिर्फ मेरी इज्जत लूट लेंगे बल्कि मुझे कत्ल भी कर देंगे। लड़की पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम उससे बात कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। हम जट बूट अनपढ़ लोग हैं, तुम्हारी बात का उस पर असर होगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे लड़की के पास ले चलो, मैं उससे बात करता हूँ। लक्खू बोला, मेरे साथ हो। टीले की दूसरी जानिब एक जगह चट्टानों में एक कुदरती सुरंग बनी हुई थी। सुरंग के दिहाने पर एक डाकू राइफल लिए बैठा पहरा दे रहा था। लक्खू बोला,
लड़की अंदर है, तुम जाकर उसे समझाओ, हमें उसे एक खत ज़रूर लिखवाना है, हमारी बात वो नहीं मानेगी। तुम उसे समझाओ कि 1 लाख रुपए लिए बगैर हम लोग उसे यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। मैं सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग ज़्यादा लंबी नहीं थी। 5-6 कदमों के बाद मैंने एक लड़की को देखा। ज़मीन पर सांप बिछी थी। लड़की जानों पर सर रखे गुमसुम सांप पर बैठी थी। करीबी मिट्टी का दिया जल रहा था। एक थाली और पीतल का गिलास भी पड़ा था। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर लड़की ने सर उठाकर देखा। यकीन करें, मैं उसे देखता ही रह गया। जर्द रंग की इस लड़की की उम्र 18-19 साल की होगी। बड़ी मुद्दत के बाद मैंने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की देखी थी। उसके सियाह बाल शानों से भी नीचे तक आए हुए थे। आंखों में जहानत की चमक थी। मैं पतलून कमीज में था और डाकों से मुख्तलिफ आदमी लग रहा था। उसने मुझसे बड़ी शाइस्ता हिंदी में उर्दू ज़बान में पूछा, क्या तुम भी इन डाकुओं के साथी हो? मगर तुम मुझे पढ़े लिखे आदमी लगते हो, प्लीज़ मुझे नर्क से निकालो। इन लोगों ने मुझे बेइज्जत कर दिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं उसके करीबी सांप पर बैठ गया। लड़की के मासूम और पुरजलाल हुस्न ने मुझे बेहद मुतासर किया था। लड़की का चेहरा, उसके नक्श और उसके गुफ्तगू करने का अंदाज बता रहा था कि लड़की का ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से है जहाँ इज़्ज़त व वक़ार की खातिर जान कुर्बान कर देना बड़े फ़ख्र की बात समझी जाती है। मैंने उसी लम्हे सोचे समझे बगैर ये फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल कर इसके माँ बाप के घर पहुँचाऊँगा। मैं इसकी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरे दिल का फैसला था और दिल के फैसले बड़े सही होते हैं। मेरे दिमाग ने अपना काम शुरू कर दिया था और वह मुझे दूसरे रास्ते पर डालने लगा कि मैंने सोचना बंद कर दिया और अपने दिल के फैसले पर कायम हो गया और लड़की को आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर ले जाऊंगा, फिक्र न करो। लड़की के चेहरे पर एक नूर सा फैल गया। उसने पूछा, तुम इनके साथी नहीं हो? मैंने कहा, नहीं, मगर यह वक्त इन बातों का नहीं है। इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास जिस मकसद के लिए भेजा है यह भी तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज रात नहीं तो कल रात तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। मैं उसे बड़ी धीमी आवाज़ में गुफ्तगू कर रहा था, वो भी धीमे लहजे में बात कर रही थी। उसने नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, कानों में सोने के बिंदे थे, नाखूनों पर नील पॉलिश लगी थी। उसके लिबास से किसी निहायत आला किस्म के गैर मुल्की परफ्यूम की बड़ी बदम बदम सी खुशबू आ रही थी। लगता था ये परफ्यूम 2 रोज़ पहले उसने लगाया होगा। तब मैंने उसे पूछा कि वो कौन है और उसके माता पिता कहाँ होते हैं, उसका घर कहाँ है। लड़की ने बताया कि उसका नाम शकुंतला देवी है, उसके पिताजी स्वर्गवास हुए हैं, उसकी माता जिंदा है, एक बड़ा भाई है। उनकी हवेली वहाँ से 50 कोस के फासले पर ग्वालियर झांसी रेलवे ट्रैक के दरमियान रियासत छिंदवाड़ा में है। उसका बापू रियासत के राजा का दीवान था। बाप के मरने के बाद वो अपनी माँ और बड़े भाई के साथ है अपनी आबाई हवेली में रहती है। उसने ग्वालियर के कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया हुआ है और वो अंग्रेजी में शायरी भी करती है। वो कालिदास पर एक किताब लिख रही है। रियासत से कुछ वजीफ़ा मिलता है, थोड़ी सी जागीर है जिस पर हवेली के मुलाजमों के अलावा दूसरे अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं। उसने बताया कि हवेली से थोड़ी दूर एक तालाब वाला छोटा मंदिर है। वो सुबह के वक्त स्नान करने और पूजा करने के लिए तालाब पर गई थी कि कुछ डाकू अचानक घोड़ों पर सवार आ गया। उन्होंने उसे वहीं दबोच कर घोड़े पर डाला और ले गया। अपनी दास्तान मुख्तसरन सुनाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और इन डाकुओं के पास क्यों रहता हूँ। मैंने कहा, मेरा नाम धर्मवीर है, मेरा इन डाकुओं से कोई ताल्लुक नहीं है, बस यूँ समझ लो कि मैं भी इनमें फंस गया हूँ। मैं खुद यहाँ से फरार होने वाला था, अब तुमको साथ लेकर जाऊँगा। शकुंतला ने पूछा, इन डाकू ने तुम्हें मेरे पास किस लिए भेजा था? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने सर घुटनों पर टिका दिया और गहरी सांस लेकर कहने लगी, क्या मैं अपने माताजी अपने भैया जी के पास पहुंच सकूंगी? मैंने चिराग की रोशनी में उसकी गजाल जैसी बड़ी बड़ी सी आंखों में आंसू चमकते देखे। मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा तो मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर ले जाऊंगा। आगे जो होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने लगी। मैंने सुरंग के धियाने की तरफ देखा। सुरंग के बाहर दिन की रोशनी में डाकू बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने शकुंतला से पूछा,
کیا تمہیں یہاں سے اپنی حویلی کا راستہ معلوم ہے؟ وہ بولی یہ لوگ مجھے کئی جنگلوں سے گزار کر لے ہیں۔ اس وقت رات ہو گئی تھی۔ مجھے اغوا کرنے کے بعد ایک جگہ چھپا کر رکھا گیا تھا۔ پھر جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو یہ مجھے وہاں سے لے کر چلے تھے۔ اتنا یاد ہے راستے میں ایک دریا کا پل آیا تھا اور اس پل پر سے میں گزری تھی۔ اتنا مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنی حویلی سے 40-50 میل کے فاصلے پر ہی ہوں۔ دریا کے ریلوے پل پر پہنچ جاؤں تو وہاں سے اپنی ریاست میں پہنچ سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اتنا تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری عزت پر کوئی شخص حملہ نہیں کرے گا۔ میں آج یا کل رات کو کسی بھی وقت آؤں گا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور سرنگ میں باہر کی طرف چل پڑا۔ اب مجھے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پاس پیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میں اس پڑھی لکھی شریف لڑکی کی عزت ان ڈاکوں سے ہر حالت میں بچانا چاہتا تھا۔ لڑکی نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کے بھائی کے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ساری جائیداد اور زمینیں ساہوکار کے پاس پہلے ہی گروی پڑی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکو اور ان کے وہ ساتھی جو شکنتلا کو اغوا کر کے لائے تھے اس کی عزت برباد کر دیں گے، اور وہ جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ خودکشی کر لے گی۔ میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک لڑکی کی عزت درندوں کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہو اور میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ میں باہر درختوں کے پاس آیا تو لکھو چارپائی پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا کیا کہتی ہے لڑکی؟ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لکھو کاکا، لڑکی پڑھی لکھی ضرور ہے مگر بڑی ضدی ہے، ابھی اپنے گھر خط لکھنے پر راضی نہیں ہو رہی ہے، پر تم فکر نہ کرو، یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے راضی کر لوں گا۔ لکھو ہنسنے لگا۔ ارے سنا ہے ان کی بڑی حویلی ہے، زمینداری ہے، زمین بیچ کر بھی وہ لوگ لاکھ روپیہ دے سکتے ہیں، کیا انہیں اپنی لڑکی کی عزت نہیں چاہیے؟ میں نے کہا دادا مجھے 2-1 دن کی مہلت دے دو، اس درمیان تم لوگ بھی اپنے طور پر لڑکی کے گھر والوں سے بات کرتے رہو۔ لکھو سگریٹ کا کش لگا کر کہنے لگا چلو ہمیں کیا، روپیہ نہیں دیتے تو نہ دیں، ہمارا کیا ہے، ہم پہلے تو خود لڑکی سے عیش کریں گے، پھر بمبئی لے جا کر بیچ دیں گے اسے۔ رامو چولہے کے پاس کچھ دور بیٹھا تھا۔ لکھو نے رامو سے اونچی آواز میں کہا او رامو، دارو کا بندوبست کر رکھنا رے، آج رات کو سبھا جمے گی۔ لکھو نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا بابو تم دارو ضرور پیتے ہو گے، آج رات تمہیں خالص برگد کی چھال کا دارو پی لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا نہیں لکھو دادا، میری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، دارو پی لیا تو طبیعت پھر بگڑ جائے گی، چلو تمہاری مرضی۔ وہ اٹھ کر رامو کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ آج رات یہ ڈاکو لوگ شراب و کباب کی محفل گرم کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ آج کی رات فرار ہونے کے لیے بڑی موزوں تھی۔ اس کے بعد خدا جانے یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ یہ لوگ اپنے گھوڑے نیچے درختوں کے سائے میں باندھتے تھے۔ نیچے اس طرف سے بھی راستہ جاتا تھا اور اس جانب سے بھی راستہ جاتا تھا جس جانب وہ سرنگ تھی جس میں شکنتلا کو قید کیا گیا تھا۔ مجھے اسی طرف سے رات کو شکنتلا کو نکالنا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں گھوڑے پہلے اس طرف والے درختوں سے کھولوں اور پھر انہیں دوسری طرف لے جاؤں۔ گھوڑوں کا خیال مجھے اس لیے آ گیا تھا کہ اس جنگل کو میں دیکھ چکا تھا۔ یہ بڑا گھنا اور دشوار گزار جنگل تھا، جھاڑیاں درختوں میں اور درخت جھاڑیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ آتی دفعہ مجھے لکھو اور اس کے ساتھی جس راستے سے لائے تھے وہ کوئی خاص شارٹ کٹ راستہ تھا، وہاں سے بھی گھوڑوں پر بیٹھ کر ہی آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ یہ گوالیار جھانسی رینج کے وسط ہند کے جنگل تھے جو جنگلی درندوں اور دلدلوں اور برساتی نالوں، گھاٹیوں اور حشرات الار سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر میں شکنتلا کو لے کر چلتا ہوں اور کچھ دیر بعد یہاں کسی کو ہمارے فرار کا علم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جنگل کے بھیدی ہونے کی وجہ سے ہمیں راستے میں ہی پکڑ سکتے تھے۔ ضروری تھا کہ یہاں سے فرار ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے دور سے دور نکل جائیں۔ اس کے لیے گھوڑے بہترین سواری تھے، وہ گھنی جڑیوں سے بھی انسانوں کی نسبت زیادہ تیزی سے نکل سکتے تھے اور کھلی جگہ پر ہم انہیں دوڑا بھی سکتے تھے۔ خطرہ اگر تھا تو یہ تھا کہ گھوڑوں کو پکڑتے اور سرنگ کی دوسری طرف لاتے وقت وہ زور سے ہنہنانا اور ٹاپے مارنا شروع کر دیں، کیونکہ میں ان کے لیے اجنبی تھا۔ شام ہو گئی تو ڈیرے میں درختوں کے نیچے شراب و کباب کی محفل کا اہتمام شروع ہو گیا۔ دونوں چولہوں پر جنگل سے مار کر لائے ہوئے ہرن کا گوشت پکنے لگا۔
رامو دوپہر کوئی کسی قریبی گاؤں سے برگد کے چھال کی شراب لینے چلا گیا تھا۔ شام کو آیا تو کپڑے میں 6 بوتلیں باندھ کر گھوڑے کے آگے رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر ہمیں آج ہی رات نکلنا ہے تو کیوں نہ شکنتلا کو جا کر خبردار کر دوں کہ وہ تیار رہے، ہم آج رات بھاگ رہے ہیں۔ میں آسانی کے ساتھ اس سے مل بھی سکتا تھا۔ میں نے لکھو دادا سے کہا کہ میں لڑکی کے پاس جا کر ایک بار پھر دباؤ ڈال کر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے نام خط لکھ دے۔ لکھو خوش ہو کر بولا، ٹھاکر بابو، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، اس میں لڑکی کا ہی بھلا ہے، ورنہ اس کی بونی بھی اس کے گھر والوں کے ہاتھ نہ آئے گی، ساری عمر اپنی بیٹی کے لیے روتے رہیں گے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میرے خدا نے چاہا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں سرنگ کی طرف جانے لگا تو لکھو بولا، اسے بتا دینا کہ کل اگر اس نے خط لکھ کر نہ دیا تو پھر اس کے ساتھ وہ سلوک شروع ہو جائے گا جو تماش بین بدماش عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں جاؤ، صبح میں گاؤں سے بڑے کاغذ اور پنسل بھی منگوا لوں گا۔ یہاں ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، کوئی پنسل قلم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، کل تمہیں لڑکی کا خط مل جائے گا۔